हाय। हाय। तो जो हम लोग रिस्क मैनेजमेंट, रुकिए थोड़ा लिखने दीजिए। तो हम लोग रिस्क मैनेजमेंट सीरीज़ के ऊपर बात कर रहे थे। ओके, तो हम लोग रिस्क मैनेजमेंट सीरीज़ के ऊपर लास्ट के 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने बात कर चुकी है कि हम लोगों को किस तरीके से करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग मैं अपना जर्नी बता रहा था कि मैं कैसे वहाँ तक पहुँचा, कैसे मैं रिस्क मैनेजमेंट की और मैं बढ़ता चला गया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या क्या सिनेरियोज़ बने, वो चीज़ के बारे में। तो जो हम लोगों ने पहला वीडियो में बात किया था, वो चीज़ में हम लोगों ने पहला चीज़ जो देखा था कि हम लोगों को गोल्स हमारे कितने होने चाहिए, 2 गोल्स होने चाहिए। जब ये 2 गोल्स थे, जो 2 गोल्स थे हमारे पास, तो 2 गोल्स को हम लोगों ने राइट किया, राइटिंग में लिखा कि 2 गोल्स हमारे क्या क्या हैं, और उससे हम लोगों ने पहली बार हम लोग यूज़ किया था मनी मैनेजमेंट का। ठीक है, मनी मैनेजमेंट पहला स्टेप होता है रिस्क मैनेजमेंट का। हम लोगों ने ये देखा था कि मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे, इसको डिवाइड करके कि 5 हिस्सा में डिवाइड करेंगे। एक स्पेयर कैपिटल होता है, एक होता है ट्रेडिंग कैपिटल। ठीक है, ये हम लोगों ने डिसाइड किया था। तो स्पेयर कैपिटल और ट्रेडिंग कैपिटल में दोनों में अंतर करके हम लोगों के पास फ़ायदा क्या हुआ कि ट्रेडिंग कैपिटल में अगर हम लोग का लॉस भी होता है 20% जो मिनिमम होता है, ऑप्शंस में 20% का लॉस ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो 20% अगर हम लोग का लॉस हो भी गया तो हम लोग स्पेयर कैपिटल से अपना ट्रेडिंग कैपिटल को फिर से उतना ही करेंगे मतलब अगर एक फिक्स अमाउंट में हम लोग ट्रेड करेंगे, जिससे कि हम लोग को वो जो प्रॉफिट, जो लॉस हम लोग का हुआ है, वो रिकवर होने में भी उतना, वही जो अगर 20% लॉस हुआ है तो 20% ही हम लोग को प्रॉफिट में हम लोग का रिकवर हो जाए। क्योंकि अगर हम लोग का 20% लॉस हो गया, ट्रेडिंग अमाउंट पहले हम लोग का 10,000 था, और वो उसमें अगर हम लोग का 20% लॉस हो गया, मान लेते हैं कि 20% लॉस हो गया, तो अब उस चीज़ को अगर हम लोग फिर से, जो 20% लॉस हो गया तो 8,000 बचा, तो 8,000 से अगर हम लोग फिर से 10,000 करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग का शायद वो 20% में हम लोग का उतना नहीं पहुंचेगा। तो 20% में कितना होगा, 1600 ही हम लोग प्रॉफिट बनाएंगे, तो फिर भी हम लोग 400 का लॉसेस में ही रहेंगे। तो इससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट हम लोग को 25 से 30% हम लोग को प्रॉफिट करना होगा, तभी जाके हम लोग अपना कैपिटल को रिकवर कर पाएंगे। तो उस माइंडसेट से भी हम लोगों को बचाता है ट्रेडिंग, जो कैपिटल को हम लोग 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ था मनी मैनेजमेंट का। एक और हम लोग का गोल क्या था कि हम लोग अपना पढ़ाई में, जो कि हम लोग लर्निंग में जो हम लोग अपना टाइम देते हैं, उस टाइमिंग को हम लोग फिक्स करेंगे इन द सेंस कि हम लोग 3 घंटा तो हर रोज़ देंगे ही देंगे। क्योंकि अगर हम और 3 घंटा देंगे, और 3 घंटा देने के बाद जो हम लोगों ने जो कैलकुलेशंस किए थे कि हम लोग 3 घंटा अगर एक दिन में दे रहे हैं, तो हम लोग का एक वीक में हम लोग का कितना हो रहा है, 21 आवर्स हो रहा है। और सैटरडे संडे को अगर हम लोग थोड़ा ज़्यादा मेहनत करें तो हो सकता है हम लोग का ये 24 आवर्स तक पहुँच जाए। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग एक वीक में बस कितना देर टाइम दे पा रहे थे, एक दिन का इतना टाइम दे पा रहे थे। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि अगर इसको हम लोग एक वीक में एक दिन का टाइम दे पा रहे हैं, तो अगर 24 दिन का हम लोग को टाइम निकालना है, टाइम हम लोग को बस लर्निंग में देना है पहले, तो उस माइंडसेट से जाएं तो हम लोग को कितना टाइम लग रहा है, हम लोग को लग रहा है 24 वीक, वो एटलीस्ट वो अप्रॉक्स हो जाता है 6 मंथ्स का। तो हम लोगों ने अपना माइंडसेट को क्या किया, हम लोगों ने अपना माइंडसेट को 6 मंथ के लिए फिक्स किया कि हम लोग जो जब तक 6 मंथ कंप्लीट नहीं हो जाता, मार्केट में 3 आवर्स जो कि हम बेयर मिनिमम दे पाएंगे, मतलब उससे ज़्यादा मेरे देने की क्षमता नहीं है, क्योंकि मार्केट में भी टाइम देना है, मेरे को दूसरा काम सब भी करना है। तो हम लोग 6 मंथ में बस 24 डेज़ का ही इतना टाइम दे पाए हैं। तो ये हम लोगों को पता है कि बस हम लोग 24 दिन का ही हम लोग लर्निंग दे पाए हैं, तो उतना हम लोग कुछ ज़्यादा दिए नहीं। देखिए, ये जो माइंडसेट होता है ना, हम लोग जो बहुत बार नए ट्रेडर्स आते हैं, वो सोचते हैं कि मैं 6 महीने से मार्केट में हूँ और मैंने इतना टाइम दे दिया, फिर भी मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ और मैंने इतना कुछ लर्न कर लिया। नहीं, आपने उतना कुछ लर्न नहीं किया है। आपने बस 24 वीक्स में बस 24 डेज़ ही दिए हैं, बस 24 डेज़ का ही लर्निंग है आपके पास। अब अगर इस माइंडसेट से आप अगर सोचेंगे तो खुद को फिर एनालाइज कीजिए कि क्या आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है मार्केट में लर्न करने के लिए, नहीं दिया है। तो इसलिए वो कैलकुलेशंस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इस चीज़ को इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, ये कैलकुलेशन जो मेरे दिमाग में जब पहली बार आया था, जब मैं पहली बार मैंने किया था, मैंने बहुत टाइम दिया था इसके ऊपर, बहुत टाइम दिया था। मतलब जब मेरे, देखिए, कोई भी आइडियाज़ माइंड में
जब भी स्ट्राइक करता है तो उसके ऊपर हम लोग को टाइम देना पड़ता है कि उसको बस सोचना पड़ता है कि क्या ये सही है क्या नहीं है। तो मैंने लगभग 2-3 दिन तक इसके बारे में सोचा था, तो इससे मेरा पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया था। मेरा ये माइंडसेट चेंज हो गया था कि मुझे आज प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, उतना ज़्यादा सोचने से अच्छा, सोचने से ज़्यादा मैं ये सोचने लगा था क्या क्या मैंने आज मैंने अपना काम किया, कि मैंने आज अपना मेरा जो गोल्स था वो मैं कंप्लीट किया कि नहीं किया, वो चीज़ मैं सोचने में लग गया था। तो इसमें जो 2 गोल्स थे उसमें एक गोल्स तो मेरे पे डिपेंड करता था कि मैंने वो अचीव किया कि नहीं किया, जो कि वो था कि लर्निंग वाला, मुझे 3 घंटा लर्निंग में देना है तो देना है, वो मेरे पे डिपेंड करता है। और दूसरा गोल ये था कि दूसरा गोल का मुझे पता नहीं है कि वो मैं अचीव कर पाऊँगा कि नहीं, वो मेरे पे डिपेंड नहीं है, वो मार्केट पे भी थोड़ा बहुत सारा डिपेंड करता है, ठीक है, वो मेरी लर्निंग से डिपेंड करता है, तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। तो फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूँगा पर वो मैं कर कुछ नहीं सकता, ठीक है। तो अब जो दूसरा गोल था हम लोग का वो था क्या था, मनी मैनेजमेंट का। तो मनी मैनेजमेंट वाला जब हम लोगों ने सीखा तो मनी मैनेजमेंट क्यों कर रहे थे कि कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकें। अभी भी मुझे पता नहीं कि कैपिटल प्रोटेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखिए रिस्क तो हमेशा है कि आपका जितना भी आपने ट्रेड लिया सारे का सारा लॉस में चले जाएँ और सारे का आपका कैपिटल पूरा जीरो हो सकता है। पर इस कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने मनी मैनेजमेंट को सीखा। उसके बाद हम लोगों को एक चीज़ पता था कि रिस्क मैनेजमेंट तब तक नहीं किया जा सकता जब तक आपका कुछ नॉलेज ना हो। नॉलेज के बेस्ड पे हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट आता है। तो हम लोगों ने देखा कि पहले जब हम लोग मार्केट में एंट्री किए थे तब हम लोग के पास नॉलेज कितना था, नॉलेज हमारे पास 0 था, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं था। नॉलेज वो नहीं होता है जो हम लोगों ने कहीं से इन्फॉर्मेशन गैदर किया है। इन्फॉर्मेशन गैदर करना नॉलेज नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन गैदर करना कहीं से भी आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन को उसको नॉलेज नहीं बोल सकते। नॉलेज वो होता है जो उसको आपने टेस्ट किया, उसने ट्राई किया, उसमें कुछ किया हो, उसकी अच्छाइयाँ उसकी बुराइयाँ को आप देखे हो, तभी वो आपका नॉलेज होता है। नॉलेज किसी और से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो आपका बनाने के लिए उसको आपको टेस्ट करना होगा, ट्राई करना, उसके बाद सोचना होगा, उसका थिंकिंग करना होगा, उसका क्या है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, वो आपको अपने हिसाब से ढालना होगा उसको, तभी वो आपका नॉलेज कहलाएगा, ठीक है। तो ये पहला हम लोग का गोल्स था, ठीक है। वो गोल्स होने के बाद हम लोगों को फिर दूसरा वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम लोग का फर्स्ट 6 मंथ का निकला। इसमें हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि देखें कि हम लोगों को पहली बार हम लोगों को ये पता चला कि जो जर्नलिंग है कि हम लोग जो क्या किए हैं उसका क्या महत्व होता है, वो हम लोगों को पहली बार पता चला। क्यों? देखिए इसमें हम लोगों को पूरा पता चल रहा है कि हम लोग किस दिन लॉस किए हैं, किस दिन प्रॉफिट किए हैं। इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि हम लोगों ने कितना दिन प्रॉफिट किया और कितना दिन लॉस किया है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रॉफिटेबल डेज कम है मेरा और नंबर ऑफ जो लॉस डेज है वो ज़्यादा है। इसमें मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा जो लॉस है, जो लॉसेस एक दिन में जो मैंने जितना लॉस लिया है वो बहुत बड़ा है, जो एक दिन में मैंने प्रॉफिट किया है उससे बहुत बड़ा है मेरा लॉस। तो ये मेरे लॉसेस जब भी होते हैं मेरे बड़े बड़े होते हैं और मेरे प्रॉफिट अभी भी छोटे होते हैं। पर मैं उस चीज़ को अभी शायद मैं उस चीज़ को समझने के लिए शायद मेरे पास उतना इन्फॉर्मेशंस भी नहीं है, उतना नॉलेज भी नहीं है, उतना मेरे पास प्रैक्टिस भी नहीं है कि मैं इस चीज़ को घटा सकता हूँ। तो क्या मैं अपना छोड़ दूँ पूरा का पूरा ट्रेडिंग? नहीं। उस चीज़ को हम लोग डिसाइड करके हम लोगों ने क्या कि हम लोग दूसरा गोल्स बनाते हैं। उस जो पिछले वाले टारगेट्स थे वो टारगेट्स को अब हम अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर चुके थे कि नहीं ये तो हम लोग को करना ही है, मनी मैनेजमेंट तो हम लोग को करना ही है, 3 आवर्स ऑफ लर्निंग हम लोग को देना ही है, पोस्ट मार्केट हम लोग को 3 आवर मार्केट को देना है, उसको लर्निंग के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए, वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। पर उसके अलावा भी हम लोगों को नेक्स्ट 6 मंथ के लिए हम लोग को दूसरा टारगेट्स देना था, इसको देखते हुए। क्योंकि ये जो हम लोग जर्नलिंग किए थे इससे हम लोग खामियां जो हम लोग गलती की हैं वो गलती को हम लोग देखते हुए अपनी गलतियों को सुधारने की ओर हम लोग अग्रसर होने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो टारगेट्स या फिर दूसरे टारगेट्स और हमारे जो दोनों टारगेट है वो टारगेट को हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे। और फिर जर्नलिंग के ऊपर फिर ये तो जो दूसरा टारगेट था, दूसरा टारगेट में पहला टारगेट क्या था? पहला टारगेट तो ये था कि हम लोगों को अपना जो लर्निंग वाला फेज़ है उस लर्निंग वाला फेज़ को और भी ज़्यादा, जो 3 आवर्स लर्निंग का फेज़ है उसको हम लोग और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टली करेंगे। हर रोज़ मार्केट में जाने से पहले हम लोग का एक प्लान होना चाहिए कि हम लोग क्या सोच के जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, और जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास है उसके हिसाब से हम लोग अपना सेटअप का वेट करेंगे। और जब तक हम लोग को अपना सेटअप नहीं मिल जाता तब हम लोग अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये सब हमारे हाथों में है। सेटअप का इंतज़ार करना ये हमारे हाथों में।
प्लान्स बना के मार्केट में एंटर करना ये भी हमारे हाथ में, लर्निंग्स पे 3 घंटा देना वो भी हमारे हाथ में। ये मैं खुद कर सकता, ये मेरा मार्केट पे डिपेंड नहीं करता है, ये मार्केट पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा पहला टारगेट है, ठीक है। अब दूसरा टारगेट ये है कि नंबर ऑफ़ प्रॉफिटेबल डेज़ है ना, इसको जो नंबर ऑफ़ प्रॉफिटेबल डेज़ है उसको हम लोग इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ़ प्रॉफिटेबल डेज़ को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे और नंबर ऑफ़ लॉस डे है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ठीक है, इतना ही है। इसके अलावा ऑब्वियसली जो वो चीज़ जो बोल रहे हैं कि हम हमेशा प्रॉफिट में निकलना चाहते हैं, हम प्रॉफिट करना चाहते हैं, वो बैक ऑफ द माइंड मेरा चल ही रहा होगा। कोई भी इस चीज़ से निकलता नहीं है कि मैं प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ। पर आपको अपना प्लान्स, अपना टारगेट्स आपको कुछ ऐसे रखने होंगे जो आप अचीव कर सकते हैं, जो आपको दिख रहा है। आपकी अपनी खामियों को अपनी खामियों पर काम करना होगा। आपको जो गलती हो रही है उस चीज़ को ठीक करते जाना होगा। तो अभी जो हम लोग का जो गलती दिख रहा है वो यही है कि हम लोग का नंबर ऑफ लॉस डे है वो बहुत ज़्यादा है हम लोग का नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल डे से। और एक और गलती है कि हम लोग का जो प्रॉफिट है एक दिन में, वो प्रॉफिट में तो हम लोग बहुत जल्दी निकल जा रहे हैं, पर लॉस में हम लोग बहुत देर तक रुक रहे हैं इन द सेंस कि स्टॉप लॉस के लिए हम लोग रुक रहे हैं। बहुत जगह स्टॉप लॉस के लिए भी नहीं रुके थे, उस सब भी हम लोग को इसी बीच में सीख रहे हैं, ठीक है। तो उस सब के बारे में कुछ और वीडियो में बात करेंगे, पर अभी जो ठीक है ये चीज़ हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने बनाया कि ठीक है हम लोग नंबर ऑफ़ प्रॉफिटेबल डेज़ को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ़ प्रॉफिटेबल डेज़ को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे मतलब ये हो गया कि अगर मेरा प्रॉफिट हो गया किसी दिन में तो मैं उस चीज़ को बचाने की कोशिश करूँगा, मैं ग्रीन में क्लोज करने की कोशिश करूँगा। अगर मेरा प्रॉफिट हो गया पहला ट्रेड में तो मैक्स टू मैक्स ये कोशिश करूँगा कि मैं उसको रेड में क्लोज ना करूँ। अगर उसके लिए दूसरा ट्रेड नहीं भी करना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन सा मूव कितना ज़्यादा देने वाला है, ठीक है। तो मैं पहला सेटअप का इंतज़ार करूँगा। सेटअप का इंतज़ार करने के बाद अगर मेरा सेटअप में प्रॉफिट हो गया तो मैं भले मार्केट में बना हुआ रहूँ, पर मैं दूसरा ट्रेड नहीं लेने का कोशिश करता था। मैं उस स्क्रीन को रेड में कन्वर्ट नहीं करना चाहता था। किसी दिन तो मेरा 10 रुपये का भी प्रॉफिट है, भले वो ग्रीन दिखा रहा पर वो मैं उसको ले जाने की कोशिश करता था, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट 6 मंथ का और उसका टारगेट। अब चलिए थोड़ा कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को सबको बताया, सबसे वादा भी किया था कि मैं आपको अपना जर्नी बता रहा हूँ कि मैं कैसे रिस्क मैनेजमेंट की ओर गया था। तो मुझे ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना ही है, तो मैं अपना नेक्स्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला नेक्स्ट 6 मंथ का है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैच चल रहा है, ठीक है। तो नवंबर का 30 तक अगर करें तो अभी बस एक बार पॉज कीजिए और ये सोचिए जो हम लोगों ने जो डिसाइड किया था, जो टारगेट्स डिसाइड किए थे, जो हम लोग नंबर ऑफ़ प्रॉफिटेबल डेज़ को इंक्रीज़ करना है, वो टारगेट्स को वो अचीव हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे, उससे भी ज़्यादा मैटर ये करता है कि मैंने 3 घंटा या फिर सेटअप का इंतज़ार किया था कि नहीं, वो सब मैंने किया है कि नहीं। उसके बाद कुछ देर सोचिए कि मैंने अपना टारगेट्स क्या बनाया था। उसके बाद फिर से इसको वीडियो को पॉज करने के बाद फिर क्लिक कीजिए और मैं दिखाता हूँ कि क्या हुआ है। देखिए ये मई तक हम लोग का 6 मंथ हो गया था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 2 3 4 5 6 6 मंथ्स हो गए। अब देखिए इसमें क्या हुआ है। मेरा यहाँ तक फर्स्ट मंथ था, ठीक है, ये फर्स्ट मंथ था। अब फर्स्ट 6 मंथ था, ठीक है। फर्स्ट 6 मंथ के बाद मैंने फिर से ज़बरदस्ती यहाँ पे कुछ भी करके मैं एंट्री लिया था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पूरा डर गया था कि मैं अब एंट्री ले नहीं पा रहा था, पर फिर भी मैंने अपने आप को संभाला और बोला कि ठीक है मुझे एंट्री लेना होगा, मुझे कुछ भी करके ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। तो ट्रेड किया मैंने। तो पहला 4 दिन मेरा लॉस हुआ, उसके बाद एक दिन प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट के बाद अब देखिए जो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मेरा टारगेट क्या था, मेरा जो ये गोल्स क्या था कि मुझे लर्निंग करते हुए जाना है और अपना सेटअप का इंतज़ार करना है। लर्निंग, सेटअप, ठीक है, और एक क्या था, लर्निंग करना है, सेटअप का इंतज़ार करना है, ठीक है। पहला चीज़ तो ये एक और बोले थे, भूल गए, ठीक है। तो सेटअप,
सेटअप का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। पहला दिन ग्रीन में क्लोज़ हुआ, ठीक है। उसके बाद पूरा 7 दिन तक मुझे एक भी सेटअप, मेरा हिसाब का सेटअप नहीं मिला, या फिर कुछ भी हुआ हो, मैंने कम से कम रेड में क्लोज तो नहीं किया था। उसके बाद फिर से एक दिन और मिला, ग्रीन मिला, फिर से रेड हुआ, लेकिन फिर से इस मंथ में, जो भी इस मंथ में है, यहाँ के बाद से मैं 4 दिन 5 दिन मैंने ग्रीन में क्लोज किया, 3 दिन बस मैं इस जून मंथ में लॉस में क्लोज़ किया, ठीक है। फिर जुलाई मंथ में बस मैंने 1 दिन का रेड क्लोज़ किया। फिर अगस्त में मैंने 3 दिन का रेड और 3 दिन का प्रॉफिट। फिर उसके बाद 3 दिन का रेड और फिर 4 दिन का प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद फिर अक्टूबर में बस मैंने एक ही ट्रेड किया। फिर नवंबर में मैंने नवंबर का मंथ में मैं आते आते लगभग मैंने बहुत सारे, मतलब मेरा कंसिस्टेंसी धीरे धीरे बढ़ते चला गया। अब इस चीज़ को अगर मैं इसको बस 6 मंथ वाला में देखूँ तो देखिए, अब इस चीज़ को देखिए कि मेरा नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल डेज इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। मुझे ये देख के पता चल रहा है कि नहीं नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल डेज इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं, पर फिर भी इस चीज़ में भी मेरा रियलाइज्ड पीएनएल जो रेड, अभी भी मैं रेड में ही हूँ, मेरा अभी भी प्रॉफिट में नहीं हूँ, ठीक है। मैं प्रॉफिट के लिए, तो फिर भी मुझे अभी भी इस प्रॉफिट में नहीं हूँ, तो इस चीज़ का मुझे अफसोस तो हो ही रहा होगा ना। और अभी भी मैं शायद उस गिल्ट में हूँ कि मैं अभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना हूँ, ठीक है। या बहुत कोई होगा कि अभी भी वो ये जो अपना रेड में 9000 का लॉस देख के ये सोच रहे होंगे कि शायद मैं नहीं बन सकता हूँ। पर अगर आपने जर्नलिंग किया हुआ हो, कि आपका अगर पहले से अगर टारगेट्स बना हो, आपका अगर पहले से गोल्स बना हो, जो हम लोग का इस बार का जो गोल था कि हम लोग अपना सेटअप का इंतज़ार करेंगे, गोल्स में पहला चीज़ का 3 आवर्स का हर दिन का लर्निंग था, ये मैंने कंप्लीट किया। और सेटअप का इंतज़ार करना, देखिए मैं बीच बीच में बहुत दिन तक ट्रेड नहीं लिया है, अंदाजे जहाँ तहाँ ट्रेड नहीं लिया है पिछले बार की तरह, कि कहीं भी जहाँ मिले वहाँ हमको बस ट्रेड करना, वो ज़रूरी नहीं है। मुझे जब तक मेरे को सही नहीं लगता तब तक मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि मैं ग्रीन में क्लोज़ करना चाहता हूँ। मुझे लगे कि आज ये चांस, ये सेटअप मेरा काम कर सकता है, तो मैं तभी मैं ट्रेड लेता था, ठीक है। तो मैं सेटअप का भी इंतज़ार कर रहा था, ठीक है। तो ये मैंने जो मेरे पे डिपेंड करता था, जो गोल्स मेरे पे डिपेंड करता था, मैं वो पूरी तरह से फुलफिल करने की कोशिश की है। तो फिर से जो मेरे पे जो गोल्स मेरे पे डिपेंडेंट है, वो चीज़ को मैं पूरी तरह से किया है, ठीक है। मैंने अपने तरफ से पूरी तरह से कोशिश किया है। एक और चीज़ कि अगर मेरा किसी दिन लॉस हो गया, तो उस लॉस को मैं उससे फाइट करने की कोशिश नहीं करता था, यहाँ के अलावा, ये वाला के अलावा। इस जगह पे मैंने इस दिन फाइट किया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, ट्रेड भी इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने इस दिन मार्केट को फाइट किया था उसको ग्रीन में क्लोज करने के लिए। इसमें ग्रीन में क्लोज करने की कोशिश क्यों कर रहा था, क्योंकि ये मंथ मेरा बहुत अच्छा गया था और मैं ये नहीं चाहता था कि ये मंथ में मेरा उतना ज़्यादा लॉसेस हो, तो मैं उस दिन फाइट करने के लिए चला गया, ठीक है। तो ऐसे भी सिचुएशन आते हैं, उन्हीं सिचुएशंस को हम लोग का कैपिटल मिनिमम यूज़ कर रहे हैं। और कैपिटल मिनिमम यूज़ करके हम लोगों को सब कुछ हम लोगों को देखना है, सब कुछ हम लोग को, सारे तरह के ट्रेडिंग जो भी हम लोग का प्रॉब्लम्स आ सकता है, वो प्रॉब्लम्स को हम लोग को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन अगर बड़ा कैपिटल में आता तो शायद ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, पर अभी छोटे कैपिटल में है तो ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो बात ये नहीं कि आपने गलती की, अगर वो गलती की तो उसको लिखिए और उसको फिर कभी भूलने का कोशिश मत कीजिएगा। वही चीज़ वैसे ही कोई सिनेरियो अगर बनता है तो उस चीज़ को हम लोग को फिर से नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, तो ये था। और फिर दूसरा टारगेट क्या था मेरा, दूसरा टारगेट ये था कि मुझे नंबर ऑफ़ प्रॉफिटेबल डेज़ को इंक्रीज़ करना है। तो अगर हम लोग इसमें गिने तो नंबर ऑफ़ लॉस डे कितना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन का लॉस डे है, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 दिन का प्रॉफिटेबल डे है, ठीक है। पहले जो मेरा लॉस डे था, लॉस में जो हम क्लोज करते थे, वो मेरा विन रेट से बहुत ज़्यादा था। पर नेक्स्ट 6 मंथ में मेरा विन रेट ज़्यादा हो गया लॉस रेट से, ठीक है, हो गया ना।
अभी हम लोग ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, वो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, तो वो मेरे से घटा। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, शायद मेरा सेटअप सही ढंग से काम कर रहा है, जो सेटअप मैंने सीखे हैं उनके ऊपर मुझे भरोसा हो रहा है, ठीक है। और ऊपर से मैं 1 साल से लगभग मार्केट को लर्निंग कर रहा हूँ, और मैं मार्केट का चार्ट्स को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। रोज़ मैं उसी टाइप का चार्ट्स को मैं देख रहा हूँ, और उसी टाइप का चार्ट्स को देखते देखते मेरा माइंड में शायद एक अप ट्रेंड देखा मैंने, एक डाउन ट्रेंड भी देख चुका हूँ। तो मैं अलग अलग, उतना ज़्यादा मुझे वर्सेटिलिटी नहीं मिली है कि मैं अलग अलग टाइप का मैं चार्ट्स देख चुका हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं 2 तरह का ट्रेंड को देख चुका, एक डाउन साइड एक अप साइड का ट्रेंड देखा था। तो किस टाइप का मार्केट मूव करता है, कहाँ से कैसा मूव करता है, इसका भी मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगा था शायद, कि अब मुझे चार्ट्स थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे थे। अब मैं उन चार्ट्स को समझते हुए मैं देख सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। मुझे उन चार्ट्स से थोड़ा बिलीव होने लगा था, और चार्ट से ज़्यादा मुझे इस बात पर बिलीव होने लगा था कि मैंने जो ये प्रॉफिटेबल डेज निकाले हैं, ये जो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मुझे ग्रीन दिख रहा है, इससे मुझे और भी ज़्यादा भरोसा हो रहा है। पर इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ये भी हैं कि इतने दिन प्रॉफिटेबल डेज होने के बावजूद भी मेरा नंबर ऑफ लॉस डेज कम होने के बावजूद भी मेरा जो लॉस मेरा ज़्यादा है, जो प्रॉफिट लेता था मैं वो कम लेता था, जल्दी निकल जाता था पर मेरा लॉस ज़्यादा है। पर उस चीज़ में भी लॉस ज़्यादा लेने का कारण भी है। देखिए, मैं लॉस तभी लेता था जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होता था। स्टॉप लॉस कहाँ लेना है ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आपका टारगेट। आप ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम था जब मैं शुरू में था, तब मैं ये सोचा था कि मैं स्टॉप लॉस लूँ तो लूँ कहाँ से, क्योंकि कहीं से भी लगता था तो स्टॉप लॉस बहुत सामने से भी कभी ऊपर चला जाता तो मुझे स्टॉप लॉस लेना ही नहीं आता था। तो मैं स्टॉप लॉस को भी सीख रहा था कि कहाँ से लेना है। तो मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस लेने की बहुत कोशिश करता था कि जब तक वो प्रॉपर स्टॉप लॉस है कहाँ, वो प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं। तो हमको टारगेट से पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है, ठीक है। तो ये जो स्टॉप लॉस बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो मेरा स्टॉप लॉस, इसके अलावा मैंने हर जगह सही ढंग से स्टॉप लॉस लिए। जो मैं सोच के आता था कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लूँगा, जो भी मेरा प्लान्स था वो प्लान्स को मैं एग्जीक्यूट करता था। मैं टारगेट्स, मुझे नहीं पता भाई मार्केट कहाँ जाएगा, उतना अच्छे से मैं रीड करना नहीं जानता था, पर मैं स्टॉप लॉस तो मुझे दिख रहा था मार्केट में कि इसका स्विंग लो है या फिर ऐसा है, यहाँ पे रेंज बनाया है तो रेंज का मुझे स्टॉप लॉस लेना है। तो अगर मुझे लगता था कि यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस वहाँ तक लेना है तो मैं वहाँ तक वेट करता था। स्टॉप लॉस का वेट नहीं कर पाना भी मेरा एक बहुत दिक्कत की बात थी पहले, मतलब फर्स्ट 6 मंथ में। तो उस चीज़ को मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो वो भी था, तो ठीक है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने बड़े लॉस किए हैं, पर मैं ग्रीन को मैं बढ़ाना चाहता था, जो कि मैंने किया, ठीक। ये हो गया ये चीज़। और ओके, अब अभी का सिचुएशंस में अभी का हम लोग का प्रॉब्लम्स क्या है। पहला प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ़ प्रॉफिटेबल डेज, भले नंबर ऑफ़ प्रॉफिटेबल डेज अभी कम है हमारे पास, मतलब नंबर ऑफ़ प्रॉफिटेबल डेज ज़्यादा है, पर हम लोग का प्रॉफिट में अभी भी हम लोग नहीं है। तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि हम लोग का लॉस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, लॉस ज़्यादा हो रहा है, और टारगेट्स हमारे पास उतने ज़्यादा नहीं है, उतने ज़्यादा मतलब टारगेट्स, मतलब हम लोग ट्रेड में हम लोग रुक नहीं पा रहे। तो ऑब्वियसली अगर हमको अपना ट्रेड्स पे भरोसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमको शायद मार्केट में मुझे कुछ पता नहीं है, अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा है, ठीक है। अपने आप पे मुझे अपना जो एनालिसिस है उस पे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा। तो कि कोई बात नहीं, अभी भी बस 1 ही साल हुआ है, पर उस टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी 1 ही साल हुआ है। हाँ, कुछ मेरा दिमाग में था कि ठीक है बस 1 ही साल हुआ है, अगला साल शायद ठीक हो जाएगा। तो पर फिर भी मुझे अब 6 मंथ्स मैंने अपने 2 क्वार्टर मार्केट में बिता चुके थे। मुझे मार्केट्स में चार्ट्स भी कुछ समझ में आ रहे थे। तो अब जब समझ में आ रहा है तो मुझे अपने आप को फिर से तो पुश करना ही पड़ेगा ना। पुश करना पड़ेगा मतलब मुझे कुछ और चीज़ का प्रॉब्लम्स मुझे ढूंढने के लिए, अपना प्रॉब्लम ढूंढने के लिए हम खुद को पुश करना होगा। मुझे अपना प्रॉफिट, मैं ये इस चीज़ में तो नहीं बैठ सकता ना, ये मेरा कंफर्टेबल सिचुएशन में तो नहीं बैठ सकता ना कि मेरा प्रॉफिटेबल डेज इंक्रीज़ होते जा रहा है और मैं परफेक्शनिज्म पे भी तो बिल्कुल नहीं जा सकता। परफेक्शनिज्म का मतलब क्या हो गया, ये देखिए, बहुत कोई ये सोचते हैं कि अभी मैं ये भी सोच सकता था कि मेरा नंबर ऑफ़ प्रॉफिटेबल डेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और एक 6 मंथ्स के लिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये
और भी ज़्यादा मैं नंबर ऑफ़ प्रॉफिटेबल नंबर ऑफ़ लॉस डेज़ को मैं और कम करने की कोशिश करता हूँ, फिर शायद ठीक हो जाएगा, फिर मेरा ये लॉस प्रॉफिट में बदल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको अपना लॉस अगर मिल रहा है तो लॉस को बुक करना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शायद मैं ये देखिए ये डे इस दिन को मैंने मार्केट से फाइट किया था कि मुझे लॉस नहीं हो सकता, मैं भले 5 रुपया का ग्रीन में लेके जाऊँ पर मैं लेके जाऊँ, इस टाइप का मैंने सोच के वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड किया था। ओवर ट्रेडिंग मैंने बहुत ज़्यादा की थी उस दिन को, इसलिए मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। ठीक है, तो अगर आप उस वैसा माइंडसेट के साथ जाएंगे कि मुझे बस उसको परफेक्ट करना है, कि मुझे ग्रीन को ज़्यादा बढ़ाते जाना और अपने लॉस लेके मुझे मार्केट से नहीं निकलना है, इस माइंडसेट से जाएंगे तो शायद एक ना एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब आप मार्केट से फाइट करेंगे और उसी दिन मार्केट आपका जितना भी प्रॉफिट है सारा का सारा प्रॉफिट लेके वापस चला जाएगा। ठीक है, ये होना है। तो मुझे वो उस परफेक्शनिज्म पे भी नहीं जाना है, तो मुझे अपने आप को अब फिर से दूसरी तरफ से पुश करना है कि मुझे कुछ और करना पड़े। तो यहाँ पे जब अब देखिए 1 साल आने के बाद मेरे पास कुछ नॉलेज भी है, नॉलेज पूरी नहीं है पर नॉलेज है, कुछ नॉलेज है कि और नॉलेज का एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस मतलब मैंने उस जो भी नॉलेज मैंने गैदर किया था उस चीज़ को मैंने सेटअप के जरिए उनको मैंने टेस्ट भी किया था कुछ, तो टेस्ट किया था उसका उन सेटअप से मुझे उतना ज़्यादा अभी भी बिलीव नहीं था, क्योंकि बिलीव नहीं था क्यों नहीं था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो काम क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब के बारे में मुझे अभी भी बिल्कुल आइडिया नहीं था। पर मुझे ये पता था कि वो काम तो करते हैं। तो मैंने सोचा ना, और मुझे ब्रेकआउट के बारे में मैंने सुना हुआ था, तो मैंने बहुत से जगह पे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा जगह पे वीडियोस देखें कि मैं कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। तो उसमें मुझे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कुछ वीडियोस भी मिले थे, तो मैंने वहाँ से ट्राई किया कि चलो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर अपना थ्योरी बनाते हैं। तो अपना थ्योरी बनाते हैं, तो देखिए अब मुझे यहाँ तक समझ में आ गया था कि ब्रेकआउट में बहुत सारे ट्रेडर वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बनाने का कोशिश करते हैं और ब्रेकआउट में अच्छा मूव देता है। ब्रेकआउट में अच्छा मूव देता है, वो चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो चीज़ देखिए तब इस टाइम का बात है, मैं ब्रेकआउट का मतलब क्या समझ रहा था। ये हो गया रेंज और इसका ब्रेकआउट, ठीक है, ये ब्रेकआउट 1 2 3, ये हो गया रेंज, इसका ब्रेकआउट 1 2 3, ठीक है, ये वाला रेंज हो गया 1 2 3, ये वाला हो गया रेंज 1 2 3, ठीक है, ये रेंज 1 2 3। तो ये 1 2 दिन क्या बोल रहे हैं, मतलब 3 दिन तक यहाँ पे मूव करता है मार्केट। देखिए यहाँ पे ये वाला रेंज बनाया 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ठीक है, ये वाला रेंज बनाया 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक का मूव देता है, ठीक है, ऐसा। तो देखिए मार्केट में एक दिन होता है ब्रेकआउट में अच्छा खासा मूव मिलता है, उसके बाद आता है दूसरा दिन को जो ट्रेड लेना है, दूसरा दिन भी एक डाउन साइड का मूव देता है, फिर से जो ब्रेकआउट साइड में मूव देता है, और तीसरा दिन भी एक कंटिन्यूएशन मिलता है। ये हमेशा ऐसा ही लगभग होता है, 2-3 दिन का बनता है, ठीक है, और फिर आता है फिर एक वॉलेटिलिटी कैंडल आता है और उसके बाद फिर से मार्केट कुछ ना कुछ रेंज में चला जाता है। ठीक, ये चीज़ मुझे पता था, ये चीज़ मुझे मार्केट में दिख रहा था कि इतना दिन तक मुझे रहने के बाद ये सब पता चला। इतना लगभग इसी जगह पे मैं जून 23 अप्रैल में मैं उस टाइम पे कितने सारे मार्केट देख चुका था उसके बारे में बता रहा। हाँ, दिसंबर 24 लगभग यहाँ तक देखिए, इस जगह से लेके इस जगह तक मैंने देख चुका था। तो मैंने बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे चार्ट को रीड करते हुए मैंने देखा कि मार्केट उसी तरफ पे मूव करता है। किस टाइप का मूव करता है कि चलिए उसके ऊपर बात ही कर लेते हैं। मैंने देखा कि मार्केट पहले रेंज में रहता है, ठीक है, रेंज में रहता है, रेंज को फिर ब्रेक करता है, यहाँ पे थोड़ा कुछ ऊपर बनाता है, मुझे तब ये चीज़ नहीं पता था। मार्केट को इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और फिर एक दिन ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देता है तो ये अच्छा खासा मूव करता है और वो भी मोमेंटम के साथ मूव करता है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा दिन ये जो ब्रेकआउट है ना, इसी का जो बहुत सारा फिर से दूसरा दिन भी मूव करता है, ऐसे दूसरा दिन मूव होता है, और अगर तीसरे दिन भी इसका हाई को अगर ब्रेक करता है तो ये फिर तीसरा दिन भी मूव करने की कोशिश करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक वॉलेटिलिटी कैंडल आता है कि मतलब ऊपर साइड भी मूव करता है, नीचे के साइड भी मूव करता है, और
यहाँ पे मार्केट में ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स दोनों एंट्री ले लेते हैं। उसके बाद फिर से ये कहीं ना कहीं रेंज में बन जाता है। रेंज में मतलब बिल्कुल छोटा छोटा मूव करने लगता है। फिर से ये रेंज बनता है, फिर से यह ऊपर या नीचे कहीं पे ब्रेक करेगा और उसका फिर से इसी टाइप का मूव देगा। मुझे ऐसा लगने लगा था, मैंने वैसा मार्केट में देखा था। तो मैं इसी को यूज़ करते हुए मैंने सोचा कि चलो रिस्क मैनेजमेंट का पहला जो भी थ्योरी है उसको बनाते हैं या फिर उसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हुए मैंने रिस्क मैनेजमेंट का पहला थ्योरी बनाया था। तो देखिए, पहला चीज़ जो मैं अभी तक 1 साल तक जो पिछला 2 वीडियोस में जो मैं रिस्क मैनेजमेंट का वीडियोस पे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी बात नहीं किया था, वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये नॉलेज जो मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने प्रैक्टिस किया मार्केट में, जो ये मुझे चार्ट्स जो इससे पहले का चार्ट्स का मुझे कुछ नहीं पता था, पर अभी तक जो चार्ट्स मुझे दिखा, जिसमें मैंने ट्रेड किया, जो चार्ट में मैंने ट्रेड किया, वो 1 साल का चार्ट मेरा अंदर घुस गया। मैंने देखा है कि ये चार्ट मुझे कहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है, कहाँ पे नहीं दे रहा है, किस टाइप का मार्केट मूव कर रहा है। जब मुझे वो नॉलेज हो गया, जब मैंने प्रैक्टिस कर लिया, ऊपर से मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में भी मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें भी मुझे ठीक ठाक सिचुएशन दिख रहा है कि मेरा नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल डेज वो भी ठीक हो रहा है। तो मैं अपने आप को पुश करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मुझे भी डर लग रहा था कि क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरी जब बना रहा था तो मुझे भी बहुत देर सोचना पड़ा था कि मुझे वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पर अगर मैं खुद को पुश नहीं करूँगा, तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने अपने आप को पुश किया वो। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देख के रखिए कि वो जो हम लोग का पहला टारगेट था, जो हम लोग पे डिपेंडेबल था, हम लोग पे डिपेंड था कि हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। क्योंकि जो आप जब नेक्स्ट टाइम जब आपको खुद को पुश करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए, उस टाइम पे आपको वो ज़रूरत पड़ेगा, वो कॉन्फिडेंस का ज़रूरत पड़ेगा कि वो नहीं, आपने जो सोचा है ना, जो चीज़ आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर मार्केट में बने रहने के लिए अगर मार्केट में कुछ भी करना पड़ेगा, मतलब कुछ भी करना पड़ेगा, मतलब आपको अगर सुबह रात को 3 बजे उठ के भी अगर आपको चार्ट को रीड करने के लिए आपने सोचा है, उसको अगर करना है तो वो भी आप कंप्लीट करेंगे। अगर इस टाइप का डिसिप्लिन आपके अंदर दिख रहा है आपको और आपने अगर कंप्लीट किया है तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि चलो फिर ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए तैयार हूँ, मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसा ही करूँगा। क्योंकि वो मैंने पहले कर चुका था, तो वो मैं रिस्क मैनेजमेंट का रूल्स और रेगुलेशंस में बनाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन, वो पेशेंस, वो प्रैक्टिस, वो एक्सपीरियंस मुझे चाहिए रिस्क मैनेजमेंट का इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अगर कोई इस रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरी को कोई सुन भी रहा है ना, तो पहले आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप उस रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस टाइप का सिचुएशन से आप कहीं गुजरे हैं। क्या आपने 1 साल दिया है, क्या आपने 1 साल में कुछ ऐसा आपने टारगेट्स बनाया है, वो टारगेट्स को अचीव किया है, कि वो डिसिप्लिन आपके अंदर है। क्योंकि अगर वो आपके पास वो डिसिप्लिन नहीं है तो फिर शायद वो आपके लिए काम भी नहीं करेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो अब जो मैंने यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरी बनाया था, उस चीज़ का पहला रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरी जो मैंने बनाया था उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो हम लोगों ने इस सिचुएशन का जो रेंज का ब्रेकआउट हुआ, पहला दिन ब्रेकआउट देता है, दूसरा दिन ऊपर जाता है, फिर से तीसरा दिन ऊपर जाता है। अगर इसका कंटिन्यूशन हाई को अगर ब्रेक करता है तो 3 दिन ऊपर जाता है। 3 दिन के बाद फिर से यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी कैंडल आता है, मतलब पहले मार्केट ऊपर भी जाता है, फिर नीचे भी जाता है, फिर ऊपर जाता है। ठीक है, ऐसा मतलब वैसा वोलेटाइल हो जाता है मार्केट, और फिर यहाँ से इसी के बीच में रेंज में कुछ बनाता है, और फिर रेंज का इधर से उधर कुछ ना कुछ किधरों ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है, फिर उसके ऊपर या नीचे होता है। जैसे देखिए यहाँ पे पर नीचे गया, फिर ये देखिए ये वोलेटाइल, पहले मार्केट नीचे तो गया ही था, अब यहाँ ऊपर गया, ये वोलेटाइल हो गया इतना से उतना ऊपर, फिर यहाँ पे रेंज कुछ दिन बनाया, उतना ज़्यादा बड़का नहीं कैंडल दिया, उसको फिर ब्रेकडाउन दिया तो डायरेक्ट फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ पे रेंज बनाया, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन बना, फिर ये नीचे आता है, फिर ये नीचे आता है। ठीक है, फिर ऐसे होता है। ठीक, देखिए बिल्कुल ऐसा ही नहीं होगा कि इसी जगह पे रेंज तो बन जाएगा, पर वो चीज़, इस चीज़ को भी आपको प्रेडिक्ट करने के लिए या फिर उसके ऊपर भी कुछ काम करने के लिए आपको पहले टाइम दिया हुआ रहना चाहिए मार्केट में, कि आपने मार्केट को समझने के लिए आपके पास वो इन्फॉर्मेशन, वो प्रैक्टिस, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप रिस्क मैनेजमेंट को कर सकते हैं। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो बनाने के से पहले जो मैं ये साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि पहले आपका टारगेट्स, आपको जो चीज़ नीड है वही चीज़ मिलेगा। तो अपना टारगेट्स, अपना गोल्स उसके हिसाब से बनाइए जो आप बना सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। पहले मार्केट में सस्टेन होने का कोशिश कीजिए, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट आपको धीरे धीरे हो जाएगा। मतलब देखिए मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है। आपको जब ज़रूरत लगेगा कि मुझे अब रिस्क मैनेजमेंट का ज़रूरत लग रहा है, तो आप खुद ब खुद आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा रीजन्स आ जाएंगे कि आपको माइंड में अपने आप स्ट्राइक कर जाएगा कि मुझे अब करना पड़ेगा।
मुझे अब वो रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरीज आपको अपने अंदर खुद में खुद मिल जाएगा कि सब कोई ब्रेकआउट ट्रेडर्स के टाइप का नहीं होते हैं, सब मेरे तरह ब्रेकआउट को इस टाइप से नहीं देखते होंगे। शायद आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप शायद ब्रेकआउट को इस टाइप से नहीं देखते होंगे, शायद आपको कुछ और सूट कर रहा होगा, शायद आप स्विंग ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर का भी कुछ ना कुछ रिस्क मैनेजमेंट तो होगा ही ना, तो आप भी अपना टाइप का हो जाएगा। होना सबके साथ वही हो, ये जो पहले का जो साइकोलॉजी था कि गोल से टारगेट से 1-2 साल तो आपको भी लगेंगे ही, तो आप अगर स्विंग ट्रेडर है तो आपको उस हिसाब से आपका रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। आपको देखना होगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सेटअप है, उस बेस्ट सेटअप के हिसाब से आप अपना वहाँ पे बड़ा रिस्क लेंगे, फिर रिस्क लेने के बाद फिर कम रिस्क लेंगे, ऐसा रिस्क लेंगे, ऐसा ऐसा करते करते आप अपना आप अपना मैनेज करेंगे। ठीक है, आपको रिस्क को मैनेज करेंगे। ठीक, तो रिस्क को मैनेज करने का मतलब होता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं ना उसको मैनेज करते हुए चलना। ठीक है, पर अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो चीज़ जो मैं पहला जो रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो बनाया था वो चीज़ इसके ऊपर बनाया था। तो मुझे पता है कि मार्केट अगर रेंज में है तो मैं उस जगह पे पहले तो मैं मार्केट रेंज में है तो मैं उस जगह पे पहला जो मार्केट रेंज में जब हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मैं सोच के चला कि चलो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, मैंने यहाँ से ट्रेडिंग शुरू किया यहाँ से। तो पहला चीज़ तो मुझे पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट दोनों इक्वल। देखिए अभी तक मैं क्या कर रहा था, मेरे पास नॉलेज बिल्कुल जीरो था। अभी तक मैं कोशिश कर रहा था कि मेरा नॉलेज बिल्कुल जीरो था, तो मैं मिनिमम रिस्क लेने की कोशिश कर रहा था। मिनिमम रिस्क लेने की कोशिश कर रहा था मतलब क्या था कि मैं बस एक ही लॉट से ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था, एक लॉट से ही मैं ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था। एक लॉट में लगभग पहले 25 क्वान्टिटीज़ थे तो लगभग 7,000 रुपये लगते थे, और अभी लगभग जो 15 क्वान्टिटीज़ हैं, लगभग 1 साल से हो गया होगा शायद, तो 15 क्वान्टिटीज़ हैं, तो 15 क्वान्टिटीज़ में लगभग 5,000 रुपया खर्चे होते हैं किसी भी ट्रेड 15 क्वांटिटी लेने के लिए। तो अगर 15 क्वांटिटी मैं लूँ ब्रेकआउट में, तो मैं इसका अभी जो मैं रिस्क ले रहा हूँ वो इसका अगर 20% भी मानूँ तो लगभग 1,000 का मैं रिस्क ले रहा हूँ। तो 1,000 का अगर रिस्क ले रहा हूँ तो मैं उसको अगर मैं यहाँ प्रॉफिट कर भी लिया तो ब्रेकआउट के दिन अगर मैं 1,000 का रिस्क ले रहा हूँ तो उसके आगे दिन मैं कैसे लूँगा, उसके नीचे कैसे लूँ, क्योंकि 15 क्वांटिटी से नीचे तो मैं जा ही नहीं सकता। तो इसके लिए भी मुझे पोजीशन साइजिंग को मुझे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कर पाया था या नहीं कर पाया था, अभी बस थ्योरीज बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी बस हम लोग ये बना रहे हैं। तो मुझे पोजीशन साइजिंग को क्या करना पड़ा कि मैं जो अभी 7,000 से करा था, मैंने सोचा कि चलो मेरे पास कितना है, मेरे पास 136 था, मेरे पास 1,32,000 या फिर 36 ऐसा कुछ था, 36,000 कुछ था। तो इसको मैंने 5 हिस्सों में बांट दिया। तो 5 हिस्सों में बांटा तो लगभग 2,500 या फिर 2,400 जैसा हो रहा था। तो मुझे अभी 2,400 में ही, इस 2,400 में से ही मुझे ट्रेड लेना है। मैक्स टू मैक्स मैं एक बार में ट्रेड कितना लूँगा, देखिए जो हम लोगों ने पहले सीखा है उसको अगर हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारा ही बैंड बजने वाला है। तो मुझे पहले तो मैंने मनी मैनेजमेंट किया कि मैं 24,000 से ज़्यादा का रिस्क एक ट्रेड में ले नहीं सकता, और उससे ज़्यादा का मैं ट्रेड कर नहीं सकता, मेरा ट्रेडिंग कैपिटल 24,000 ही हो सकता है। तो मैंने डिसाइड किया ना कि मैं पोजीशन साइजिंग करूँगा किस हिसाब से कि मैं मैक्स टू मैक्स ट्रेड करूँगा 20,000 से। ठीक है, 20,000 से मैं मैक्स टू मैक्स ट्रेड करूँगा, और 20,000 जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरा मैक्सिमम जो मेरा पोजीशन साइजिंग होगा वो 20,000 होगा, तो अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने सोच लिया कि मैं 20,000 ही मैक्सिमम लगाऊंगा। तो मेरे लिए बेस्ट सेटअप क्या था, मेरे लिए बेस्ट सेटअप था ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। रेंज के बनाने के बाद उसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता था। तो ये जो ब्रेकआउट होता था ना, ये ब्रेकआउट हुआ, तो ये ब्रेकआउट के दिन मैंने सोचा कि ब्रेकआउट के दिन मैं ट्रेड करूँगा 20,000 से। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद वाला दिन जो होगा यहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा 14,000 से। ठीक है, और उसके बाद वाला दिन होगा ना, उस दिन मैं ट्रेड करूँगा 7,000 से। ठीक है, और उसके बाद जो वॉलेटिलिटी वाला कैंडल है उस दिन मैं ट्रेड करूँगा 5,000 से। अगर वॉलेटिलिटी वाला जब भी ऐसा दिन आएगा तो 5,000 से ट्रेड करूँगा, और उसके बाद जो रेंज वाला मार्केट में होगा उस दिन 5,000 से कम में ही मैं ट्रेड करूँगा। ये मेरा तब का रिस्क मैनेजमेंट था। ठीक है, ये तो पहला चीज़ ब्रेकआउट में 20,000 से, दूसरा चीज़ ब्रेकआउट के बाद वाला दिन सेकेंड डे में
14,000 से, फिर तीसरा दिन अगर गया तो 7,000 से, उसके बाद का दिन 5,000 से। ठीक है, ये मेरा पहला रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरी था। रिस्क मैनेजमेंट का अब इसमें रिस्क मेरा कैसे मैनेज हो रहा है, मैं 20,000 का ही मैं रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, 20,000 का ही रिस्क ले रहा हूँ, 14,000 का ही रिस्क ले रहा हूँ, फिर 7,000 का ही रिस्क ले रहा हूँ। देखिए इस बार भी देखिए वही चीज़ हो रहा, मेरे पास नीड था, मैंने वो प्रॉफिट किए हुए थे, मेरे पास ये प्रॉफिट्स मैंने देखे हुए थे, मतलब प्रॉफिटेबल डेज देखे हुए थे, और मेरा नंबर ऑफ़ लॉस डेज भी मेरा ज़्यादा हो रहा था। नंबर ऑफ़ लॉस डेज मेरा कम था, पर मेरा वो लॉस में मैं ज़्यादा लॉस मेरा ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं ब्रेकआउट के दिन, अगर मैं ब्रेकआउट के दिन ट्रेड करूँगा ज़्यादा क्वांटिटी से, तो मैं शायद मैं ज़्यादा देर तक रुक पाऊँ और मैं प्रॉफिट ज़्यादा बना पाऊँ, तो शायद मेरा लॉसेस कम हो जाएंगे और मेरा प्रॉफिट्स में आ जाऊँगा। तो मैं यही सोच के कर रहा था कि मैं प्रॉफिट्स में आ जाऊंगा। तो मैं ब्रेकआउट के दिन कितना 20,000 से मैंने सोचा कि ट्रेड करूंगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं अपना जो मनी है उसको क्वांटिटी को कम करते जाऊंगा, मैंने सोचा। ठीक है, जो पोजीशन साइजिंग है उसको मैं धीरे धीरे कम करते जाऊंगा। तो मैंने पहला आपको जो देखना चाहिए, ये बात दूसरा नेक्स्ट वाला वीडियो में इसका जो डाउन साइड है उस चीज़ को बार बार बताऊंगा। पर अभी जो मैं ये कर रहा हूँ, मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग के हिसाब से किया है। ठीक है, पोजीशन का साइजिंग मैंने ऊपर या नीचे करके मैं अपना रिस्क को मैनेज करने की कोशिश कर रहा था। ठीक, तो पोजीशन साइजिंग में पहला क्या रखूँगा, 20,000, ब्रेकआउट में मैं पोजीशन साइजिंग 20,000 रखूँगा। ब्रेकआउट के बाद दिन मतलब सेकेंड डे, उस दिन मैं 14,000 रखूँगा। उसके बाद वाला दिन मैं 7,000 रखूँगा। और जो वॉलेटाइल कैंडल बनता है, फिर वॉलेटाइल मार्केट में जो उसके बाद एक ट्रेंड आने के बाद उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग वाला डेज भी आता है जिसको वॉलेटाइल बोलते हैं। तो उस वॉलेटाइल वाला दिन मैं लगभग 5,000 का मैं पोजीशन साइजिंग रखूँगा। तो मेरा फर्स्ट रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग के हिसाब से हुआ था कि पोजीशन साइजिंग को ऊपर या फिर नीचे करूँगा, उस हिसाब से मेरा फर्स्ट रिस्क मैनेजमेंट बना था। तो जो ये रिस्क मैनेजमेंट का, तो पहला जो हम लोग रिस्क मैनेजमेंट किया थे, रिस्क मैनेजमेंट का पहला स्टेप क्या था कि मनी मैनेजमेंट। ठीक है, मनी मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा क्या था, हम लोग को नॉलेज गैदर करना था और उसको इम्प्लीमेंट करके देखना था। अगर उसमें हम लोग सक्सेस हुए तो ही हम लोग तीसरा में जाएंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज, ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेकंड था। थर्ड वाला हो गया रिस्क मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू पोजीशन साइजिंग। ठीक है, ये चीज़। अब इस चीज़ में देखिए मेरे पास ये सब कुछ है, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रॉफिटेबल डेज को बढ़ाया है, पर मैं उसमें स्टिक नहीं रह सकता। तो मैं अपने आप को पुश कर रहा हूँ। अगर मैं अपने इसमें मेरा रिस्क क्या है कि मैं शायद और फिर से मैं लॉसेस में चला जाऊँ, मेरा फिर से लॉस डेज ज़्यादा हो सकता है। ये मेरा तब भी डर था, अभी भी डर होगा। अभी भी मैं खुद को पुश करता हूँ तो मुझे वो लगता है कि मैं नंबर ऑफ़ लॉस डेज ज़्यादा हो सकता है। बात वो नहीं है कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर आप खुद को पुश ही नहीं करेंगे, अगर आप खुद को अपने आप को ज़्यादा बड़ा टारगेट्स नहीं देंगे, अपने टारगेट्स को फिर से किसी और चीज़ के लिए बढ़ाएंगे ही नहीं, तो वो जो नीड वाला जो चक्कर है, जब तक हम लोग को नीड नहीं होता है तब तक हम लोग कुछ सीखते नहीं हैं। तो जब तक आपको वो जो अपने आप को पुश नहीं करेंगे तो आपको आपका नेक्स्ट नीड पता नहीं चलेगा। और नेक्स्ट नीड तो जब तक आपका नेक्स्ट नीड नहीं पता चलेगा, आपका अपने प्रॉब्लम्स नहीं पता चलेंगे, तो फिर आप कैसे ट्रीट करेंगे। तो अभी जो हम लोग अपना पोजीशन साइजिंग को बढ़ा के अपने आप को पुश कर रहे हैं कहीं और कुछ और कर रहे हैं, अपना लॉसेस हम लोग को बढ़ सकते हैं, उस चीज़ में हम लोग अपने आप को पुश करने के बाद हम लोग को क्या मिल रहा है, इसमें मिल रहा है सिंपल कि हम लोग को नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पता चलेंगे कि हम लोगों को क्या प्रॉब्लम में आ रहे हैं, हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स झेला रहे हैं। और वो चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इसी जगह पर स्टक तो रह नहीं सकते ना। अगर हम लोग को इसी जगह पर स्टक रहना है तो फिर क्या हम लोग यही बस नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल डेज बढ़ाने के लिए हम लोग मार्केट में आए थे, या फिर हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आए थे। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर हम लोग को बनना है, हम लोग को इससे जो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए वो मिल गया। अब हम लोग को जो भी हम लोग अब नॉलेज है, जो भी हम लोग इससे सीखे हैं, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग को अपना प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर हम लोग को बनना है। वही सोच के साथ हम लोग को आगे बढ़ना होगा और हम लोग को अपने आप को पुश करते रहना होगा। तो मैं भी उसी चीज़ में पुश कर रहा हूँ। हाँ, इसमें मुझे डर है कि शायद मेरा अगर लॉस होगा तो 20,000 में अगर लॉस होगा तो मेरा एक दिन में शायद मेरा
25 से 30,000, 25 से 3,000 के बीच में, मतलब 2500 से 3,000 के बीच में मेरा अभी एक दिन में लॉस हो सकता है। और ये अगर कंटिन्यू 2-4 दिन तक चला गया तो मेरा 10-12 हज़ार का मेरा लॉस, जो आज मैं पूरा 6 महीने में जो 10,000 का लॉस किया है, वो मैं लगभग 2 से 3 दिन में ही मेरा हो जाएगा। तो उस चीज़ का मेरा रिस्क तो है, पर अगर मुझे इससे निकलना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मेरा दिमाग में आया है और अगर मैंने कुछ सोचा है, अगर मैंने उस चीज़ में मुझे लग रहा है कि मुझे वो हो सकता है, तो मुझे अपने आप को पुश करना पड़ेगा तभी मैं कुछ सीख सकता हूँ, तभी तो मुझे उस चीज़ का डाउन साइड भी पता चलेगा। तो इस चीज़ के ये पुश करना, अपने आप को पुश करना भी यह बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो नए टारगेट्स भी हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ से नए टारगेट्स ढूंढें तो पहला चीज़ क्या है, पहला टारगेट्स के ऊपर पहले ध्यान दीजिए। हम लोग चार्ट ट्रेडिंग, पहले जो हम लोग यूट्यूब से सीखने की कोशिश करते थे, उस चीज़ को हम लोग थोड़ा हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब जो भी सीखे हैं वो भी हम लोग फिर से जाके देखेंगे। हम लोग को अभी भी बहुत सारा चीज़ उसमें भी पता नहीं है कि हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें हम लोग को उन लोगों की बातों का समझ में भी नहीं आया होगा, क्योंकि हम लोग को तब नीड नहीं था। तो हम लोग वो सीखने की कोशिश तो करेंगे ही। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वो हम लोग वही करेंगे, यूट्यूब में वीडियो ही देख लेंगे। लेकिन उसके ज़्यादा हम लोग को अब क्या देखना है कि हम लोग को चार्ट को समझना है, चार्ट को, मार्केट का चार्ट को समझना है कि मार्केट को, चार्ट को अलग अलग तरीके से मार्केट का चार्ट को देख के हम लोग अब खुद का थ्योरीज बनाने की कोशिश करेंगे कि क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। फिर अलग अलग ट्रेडर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडर्स क्या होते हैं, उन लोग कहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर्स ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं। तो अब हम लोग का मेन फोकस क्या है कि हम लोगों को चार्ट समझना है, अलग अलग ट्रेडर्स को समझना है, वो लोग कहाँ स्टॉप लॉस लेते हैं वो समझना है, हम लोग को अपना थ्योरीज बनाना है, अपना थ्योरीज, अपना चीज़, सारा कुछ अपना। कि अब हम लोग को पहला टारगेट यही है कि जो हम लोग अभी तक यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, उस चीज़ से हम लोगों ने जो भी सीखा है उसका क्रक्स हम लोग को निकालना है, और हम लोग को खुद से अपना कुछ बनाना है, अपना थ्योरीज बनाना है, ताकि हम लोग को उस यूट्यूब पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपने अपना थ्योरी बनाया तो उस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए फिर से हम लोग मार्केट में जाएंगे, मार्केट में टेस्ट करेंगे, और मार्केट में टेस्ट जब हम लोग एक ही थ्योरी को टेस्ट करते हुए जाएंगे तो फिर हम लोग को समझ में आएगा कि हमारा जो थ्योरी मार्केट में बनाया है वो चीज़ मेरे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर वो काम करेगा तो मुझे वो मेरा अपना जो थ्योरी बनाया हुआ क्यों बनाया है क्यों नहीं बनाया वो चीज़ मुझे पता है, तो वो कहाँ पर काम करना है कहाँ पर नहीं कर रहा है वो चीज़ भी मुझे पता होगा। तो दूसरों से जो यूट्यूब से हम लोगों ने सीखा है, यूट्यूब से जो भी चीज़ सीखा है कि ये चीज़ काम करता है ये चीज़ नहीं काम करता है, वो सब चीज़ हम लोगों ने 1 साल में ट्राई किया। ट्राई करने के बाद हम लोगों को पता है कि ये चीज़ यहाँ पे काम करता है यहाँ पे नहीं करता है, फिर यहाँ पे अगर काम नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, फिर अगर काम करता है तो क्यों करता है। सारा चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इस साल, मतलब इस 6 मंथ में, और अपना थ्योरीज बनाने की कोशिश करेंगे। और अपना थ्योरीज बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप की ओर हम लोग देखिए थ्योरीज। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि जब ये सब कर ही रहे हैं तो पूरा थ्योरी बना लेते हैं उसके बाद ही ट्रेड करें। नहीं, अगर आप उस चीज़ का इंतज़ार करेंगे तो वो इंतज़ार करते रह जाएंगे। आप ट्रेडर हैं, आपको ट्रेड तो मार्केट में करना ही पड़ेगा, और ट्रेड करते करते ही जब तक आपको नीड होगा तब आपको पता चल जाएगा, तो वो ट्रेड करते रहिए, ठीक है। तो हम लोग का पहला गोल क्या है कि हम लोगों को उन लोगों को समझना है कि वो लोग क्यों बोल रहे हैं। वो जो ट्रेडर्स, जो यूट्यूब में जो वो ट्रेडर्स बोल रहे हैं कि यहाँ से आज मार्केट शायद ऊपर जा सकता है, वो अपना व्यू को क्यों ऐसा बना के रखें, और फिर उस जगह से कैसे वो लोग अपना व्यू को चेंज किए और क्यों फिर डाउन साइड में आ गए, वो सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक फोकस हम लोग का वो है कि वो, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग का फिर मार्केट से क्या डिमांड है। मार्केट से ये है कि हम अपना प्रॉफिट को होल्ड कर पाएँ, ठीक है। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में मैं ज़्यादा होल्ड कर पाऊँ, भले प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में ज़्यादा होल्ड कर पाऊँ। अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मैं कोशिश करूँ कि मैं काट दूँ, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ़ प्रॉफिटेबल डेज को इंक्रीज़ करने की ऑब्वियसली कोशिश करेंगे ही, ठीक है। और फिर और क्या, मार्केट में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब अपना जो रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरी है उसको टेस्ट करें कि वो सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसका क्या रीज़न है। हम लोग को पहला टारगेट क्या है कि जो भी अब हम लोगों का जो भी डाउन साइड आ रहा है उसका थ्योरीज बनाते हुए चलो, मार्केट का चार्ट्स को खुद रीड करने की कोशिश करो, और खुद का प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब में देखें कि वो ऐसा प्लान बना रहे हैं उसके हिसाब से हम अपना प्लान बना रहे हैं, नहीं, वो मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता हूँ, मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मुझे अपना थ्योरी, अगर मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए तो मैं खुद से पूछूंगा कि वो क्यों जाना चाहिए और उसका रीज़न क्या है, वाई व्हेन, और मतलब व्हेन मतलब कब जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, उसको भी मुझे देखना है। तो अच्छे तरह से मार्केट का कब गया,
उसको भी एनालाइज करना है। तो बेसिकली एनालाइज करने में अब ज़्यादा ध्यान देना है मार्केट का चार्ट्स को, ना कि बहुत ज़्यादा ध्यान देना है यूट्यूब पे। यूट्यूब में मतलब कि जो हम लोग दूसरे ट्रेडर्स से सीखने की कोशिश कर रहे थे उसके ऊपर ज़्यादा मैं उतना ध्यान नहीं देना चाहूँगा, और खुद का चार्ट्स पे मैं ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करूँगा, और प्रॉफिटेबल डेज़ को और इंक्रीज़ करते हुए रिस्क मैनेजमेंट को भी मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। अगर वो सही जा रहा है तो मैं उसको और बेटर करने की कोशिश करूँगा, अगर कुछ जगह गलत हो रहा है तो उसको मैं लिखने की कोशिश करूँगा। और जर्नलिंग तो करना ही करना है, जर्नलिंग करना है और उसके ऊपर लिखना भी है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का तीसरा वीडियो यही था। और तीसरा गोल्स भी, 2 गोल्स हम लोगों को पता चल गए कि प्रॉफिट्स, स्टॉप लॉस हम लोगों को स्ट्रिक्टली लेना है, और वो रिस्क मैनेजमेंट वाला थ्योरी को हम लोग को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, उसके ऊपर मुझे सारे के सारे लिखने हैं कि जर्नलिंग करना है। मैंने आज इस महीने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, वो सब कुछ का मुझे करना है, ताकि मैं जो अगला बार जो मैं, अब देखिए बात यह आ रहा है ना कि इस बार अब आपके पास वो नहीं है, मतलब इस बार जो अभी तक जो हम लोग 1 साल से था वो हम लोग कहाँ से कर रहे थे, यूट्यूब में से कर रहे थे। यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियोस पड़े ही रहते हैं, तो वो उससे हम सीख के कर रहे थे। पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग चार्ट रीड कर रहे हैं, चार्ट रीड में हम लोगों ने क्या किया, क्यों सोचा वो चीज़, उसके बारे में रीड कर रहे हैं। और उसको अगर हम लोग लिखेंगे नहीं, और तो फिर जब नेक्स्ट टाइम जो 6 मंथ में आएंगे, तब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि भाई हम लोग क्या सोच के गए थे, क्या नहीं गए थे, और कौन सा वाला थ्योरी चल रहा है, कौन सा वाला नहीं चल रहा है। पहले जो हम लोग यूट्यूब में से सीख के हम लोग यहाँ ट्राई कर रहे थे और पता करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सा चीज़ चल रहा है और कौन सा चीज़ नहीं चल रहा है, उस चीज़ को चेंज करके हम लोग अब क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग खुद का जो थ्योरीज बनाएंगे, वो थ्योरीज में से कौन सा थ्योरी चल रहा है, कौन सा थ्योरी नहीं चल रहा है, उस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शिफ्ट को समझने की कोशिश करिए। जो पहले जो हम लोग यूट्यूब में थे वो अब हम लोग खुद के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, जो भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए था मार्केट से, वो चीज़ हम लोगों ने लगभग ले लिया है। अब ऐसा नहीं बोलेंगे यूट्यूब को पूरी तरह छोड़ दीजिए, छोड़ना नहीं है। हम लोग को बीच बीच में उन्हीं लोग का बातों से हम लोगों को अपना जो भी छूटा है उस चीज़ को रिमाइंड करते रहना है। वो चीज़ है ही, पर मेन फोकस क्या है कि अपने आप पे शिफ्ट करो कि जो मेरा थ्योरी, मैंने जो भी चीज़ सीखा है, ऑप्शंस के बारे में जो भी सीखा है, अपने ट्रेडर्स के बारे में जो भी सीखा है, फ्यूचर ट्रेडर्स के बारे में जो भी सीखा है, जैसे भी सीखा है, उन थ्योरीज को, या फिर जो ब्रेकआउट वाला होता है तो 3 दिन जाता है, तो वो किस टाइप से आता है, हैमर कैंडल कहाँ काम करता है, वोलेटिलिटी में कैसा काम करता है, ब्रेकआउट को मैं देख पा रहा हूँ कि नहीं देख पा रहा हूँ, वहाँ पे कैसे ब्रेकआउट्स में कब मोमेंटम आता है, उस सब चीज़ों को देखना है। और उन सब चीज़ों को देखने के बाद हम लोगों को डिसाइड करना है, उसको एनालाइज करना है, और एनालाइज करते हुए हम लोगों को क्या करना है, पता करना है कि भाई मेरा चीज़ सब जो अभी तक जो दूसरे एनालाइज कर रहे थे, दूसरे का एनालाइज को हम लोग देख के हम लोग उन लोग को जज कर रहे थे, उस चीज़ से हट के अब हम लोग को खुद का थ्योरीज बनाना है। खुद का थ्योरीज बनाने को, थ्योरीज को लिखना है और उस थ्योरीज को खुद जज करना है कि यह सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अगर हुआ तो क्यों हुआ, और उससे जज करते हुए हम लोग को नेक्स्ट टाइम अपना थ्योरी को चेंज करते हुए क्या चेंज करना है, क्या नहीं करना है, वो चीज़ को देखना है। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो ये था रिस्क मैनेजमेंट का 3rd वीडियो। ठीक है, थैंक यू।